दोस्तों, आज की हमारी कहानी कुलसूम और कौसर के नाम। जैसे ही मैं अंदर जाने लगी, कौसर खान ने मेरा हाथ थामा और बोला, अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊँ जो आज तक तुमसे कह नहीं पाया। मैं समझता हूँ कि अब तुम इस काबिल हो गई हो कि मेरी बात को समझ सको। उसने खींचकर मुझे अपने साथ लगाते हुए ये बात कही थी। आज कौसर का ये रोमांटिक अंदाज देखकर मेरे दिल की धड़कनों ने शोर मचाया था। वो मुझे बिल्कुल अपने करीब कर चुका था, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की सरसराहट अपने कानों में महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, कौसर छोड़ो मुझे, क्या हो गया है आपको? और वाकई आज उसके अंदाज निराले थे। पिछले 4 साल से मैंने उसे इस अंदाज में नहीं देखा था। वो मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहने लगा, कुलसुम, आज तो मैं छोड़ने का नहीं बल्कि तुमसे कुछ कहने का समय है। अपने दिल की हालत तुमसे बयां करना चाहता हूँ। देखो, मैं तुमसे पिछले 4 साल से प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात आज तक मैं तुमसे शेयर नहीं कर पाया। लेकिन आज वो समय आ गया है कि मैं तुमसे अपनी मोहब्बत का इजहार करूँ। कुलसुम, क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत स्वीकार है? ये कहते कहते कौसर ने मेरे चेहरे पर बिखरी लट को मेरे कान के पीछे कर दिया था। मैं शर्म के मारे लाल हो रही थी, इसलिए मैंने हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो मेरा हाथ। मेरे पूरे शरीर में कंपन हो रहा था। दिल ऐसा था जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। कौसर का स्पर्श मेरे लिए एकदम नया था, क्योंकि आज से पहले मुझे कभी किसी मर्द ने नहीं छुआ था। फिर उसका हाथ पकड़ना मेरे लिए बिल्कुल अजीब बात थी। मुझे बहुत ज़्यादा शर्म भी आ रही थी। जैसे ही मैं कमरे की तरफ बढ़ने लगी, उसने मुझे रोका और कहा, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नजर नहीं आता? कितने साल मैंने तुम्हारे इकरार का इंतजार किया है। क्या तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? वो जैसे जैसे मेरे करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कनें और भी तेज हो रही थीं। ना जाने कैसा जादू था उसकी आंखों में जो मुझे उसकी ओर खींच रहा था। वो मुझे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे बिना रह नहीं सकता। और मैं उसकी कोई भी बात सुन नहीं रही थी। मैंने तुरंत से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हटकर खड़ी हो गई और उसे भी पीछे रहकर बात करने के लिए कहा। मैं 4 साल से उसके साथ रह रही थी। आज से पहले मैंने उसका ये रूप कभी नहीं देखा था। अगर मैं कमरे में होती तो वो बाहर आ जाता और अगर मैं बाहर होती तो वो कमरे में चला जाता। वो मुझसे दूर ही रहता था। मुझे लगता था कि शायद वो मुझे खुद पर बोझ समझता है। उसके मुंह से अपने लिए प्यार भरी बातें सुनकर आज मैं हैरान खड़ी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसका ये रूप मेरे लिए बिल्कुल अनोखा था। वो फिर से मेरे करीब आ चुका था। मुझे अपनी बाहों में लेकर अपने प्यार का उसने ऐसा इजहार किया कि मेरा दिल तेज रफ्तार ट्रेन की तरह दौड़ने लगा था, क्योंकि उसने तो अपने होठों से मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई थी और ये मुमकिन नहीं था कि अब मैं उसके बाहों के शिकंजे से निकल पाती। वो मेरे पापा का छात्र था। मेरे पापा ने मरते हुए मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया था और मेरी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी थी ताकि वो मेरा ख्याल रखे, क्योंकि मेरे पापा जानते थे वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। मेरे पापा एक टीचर थे। गली मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर मेरा और अपना पेट पालते थे। मेरी परवरिश माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने ही की थी। मेरे पापा ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हर वो चीज़ जिसकी मैं इच्छा करती थी मेरे पापा मुझे लाकर देते। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चीज़ को मैंने इच्छा की और वो मेरे पापा ने लाकर न दी हो। वो हमेशा मेरा बहुत ख्याल रखते और मैं उनकी बहुत लाडली थी। मुझे कहते कि मैं उनकी आँख का तारा हूँ। हर संतान अपने माँ बाप की आँख का तारा ही होती है, लेकिन मेरे पापा मुझसे कुछ ज़्यादा ही लाड प्यार जताते थे, क्योंकि वो जानते थे कि बेटियाँ पराई घर की होती हैं। एक न एक दिन अपने माँ बाप का घर छोड़कर पिया देश चली जाती हैं। मेरा कोई भाई बहन भी नहीं था। मैं और मेरे पापा एक छोटे से मकान में रहते थे, मगर हमारा गुजारा ठीक हो रहा था। मुझे किसी चीज़ की फिक्र नहीं थी। मैं अब 16 साल की हो गई थी। मेरा बचपन ऐसे ही गुजर गया। कौसर खान उस समय 18 साल का था और 12वीं के पेपर दे रहा था। मेरे पापा के पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आता था। वो बहुत ही साधारण स्वभाव का लड़का था, चुपचाप अपना काम करता और घर चला जाता। मेरे पापा उसकी बहुत तारीफ करते थे। अभी मैंने 16वें साल में कदम ही रखा था कि एक दिन अचानक पापा की तबीयत खराब हो गई। पापा के सिर में दर्द था और मैंने ये बात कौसर खान को बताई। उसने तुरंत मेरे पापा को दवाई लाकर दी और कहा कि अगर तबीयत ना संभली तो मुझे बता देना, मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। पापा को दवाई देने के बाद वो घर चला गया तो मैं अपने पापा का सिर दबाने लगी
और सोचने लगी कि मेरे पापा के बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर पापा को कुछ हो गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। सोचते सोचते मेरी आंखों से आंसू निकल आए। एक आंसू मेरे पापा के गाल पर गिरा और पापा की आंख खुल गई। पापा ने मुझसे रोने की वजह पूछी तो मैंने उनके सीने पर सर रखकर और भी रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा, पापा आपके बिना मेरा कोई नहीं है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। पापा ने मुझे दिलासा दिया और कहा, पगली रोया नहीं करते, जिंदगी तो एक खेल तमाशा है, बस थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ तो रोने लगी। खुदा न खास्ता अगर कल को मैं मर गया तो तू तो रो रो कर अपना हाल ही खराब कर लेगी। मैंने जल्दी से अपना हाथ अपने पापा के मुंह पर रख दिया और कहा, पापा प्लीज़ ऐसी बातें मत करें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप जानते हैं ना मेरा आपके बिना कोई नहीं। पापा ने मुझे दिलासा दिया और चुप करवाया। मैं दोबारा से घर के कामों में लग गई और पापा भी सो गए। शाम हो रही थी कि पापा के सिर में अचानक बहुत तेज दर्द उठा और वो दर्द से चिल्लाने लगे। मैं डर गई और मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मेरा शोर सुनकर गली मोहल्ले के कुछ लोग आए और उन्होंने पापा को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। कौसर खान को जब पापा की तबीयत खराब होने का पता चला तो वो भी भागा भागा अस्पताल आया और आकर पापा से कहने लगा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आप लोगों के साथ हूँ। डॉक्टर ने कहा कि कुछ टेस्ट करवाने होंगे तभी पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है। मैं पापा को लेकर लैब की तरफ चली गई। वहाँ उनका खून टेस्ट और कुछ और भी टेस्ट हुए जिनकी रिपोर्ट्स 3 दिन बाद आनी थी। मैं बहुत परेशान थी कि एक सिरदर्द की वजह से टेस्ट कराने की क्या ज़रूरत थी। मैं इतनी समझदार भी नहीं थी कि कुछ बात समझ पाती। पापा 3 दिन अस्पताल में रहे। इसी बीच मैं और कौसर खान पापा के साथ ही थे। डॉक्टर ने मुझे कमरे में बुलाया और बताया कि तुम्हारे पापा को ब्रेन ट्यूमर है। न जाने कब से वो अपनी ज़िंदगी के हालात से लड़ रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि उनके पास समय बहुत कम बचा है। शायद उनका ब्रेन ट्यूमर अंतिम स्टेज पर था और बचने के चांस बहुत कम थे। मैं किसी भी तरह ये बात अपने पापा से छिपाना चाहती थी, लेकिन पता नहीं कैसे ये बात पापा तक पहुंच गई थी। उन्हें जब अपनी लाइलाज बीमारी के बारे में पता चला तो वो भी बहुत परेशान हुए। वो हर समय मेरे बारे में सोचते रहते। डॉक्टरों के कहने के मुताबिक उन्हें आराम की ज़रूरत थी, लेकिन नींद कहाँ आती। जिसकी जबान बेटी हो और जिसका दुनिया में भी उसके बिना कोई ना हो, वो आदमी चैन से कैसे सो सकता था। एक दिन पापा के सिर में फिर से तेज दर्द उठा। मैं भी रोने लगी और पापा भी मायूस हो गए। डॉक्टर आए, उन्होंने पेन किलर दे दी और उससे भी दर्द नहीं रुक रहा था। आज पापा बच्चों की तरह रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आया और मैं भी रोने लगी। इतने में कौसर खान कमरे में आया तो पापा ने मुझे बाहर जाने के लिए कहा। पापा ने कौसर खान से वादा लिया था कि वो मेरी अमानत समझकर ख्याल रखेंगे और जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तो वो मुझसे निकाह करेगा। कौसर खान ने मेरी जिम्मेदारी उठाने का वादा कर लिया और साथ ही ये भी वादा किया कि जब तक मैं 20 साल की नहीं हो जाऊंगी वो मुझ पर बुरी नज़र नहीं डालेगा। कौसर खान से वादा लेने के बाद पापा हमेशा के लिए सो गए। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं भी अपने होश खो बैठी। मुझे ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं चीख चीख कर रो रही थी। आखिरकार पापा की मिट्टी को घर ले आए। कुछ लोग मुझ पर तरस खा रहे थे और कुछ लोग ये बातें कर रहे थे कि मैं अब कहाँ रहूँगी, किसके पास जाऊँगी। मेरे रिश्तेदारों ने सबने मुंह मोड़ लिया था। कोई भी मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा रहा था। शायद इसीलिए पापा ने मरते वक्त कौसर खान को मेरी जिम्मेदारी सौंपी थी। कौसर खान को बचपन से मेरे पापा जानते थे और मेरे पापा को पूरा विश्वास था कि कौसर खान मेरी जिम्मेदारी अच्छे से उठा सकता है। पापा की तदफीन के बाद मुझे अपनी फ़िक्र होने लगी कि मैं अकेले कैसे रहूँगी। मैंने तो कभी अपने पापा के बिना रहना सीखा ही नहीं था और मेरी उम्र भी अभी सिर्फ 16 साल थी। 16 साल की उम्र भी क्या कोई उम्र होती है। एक तरह से मैं अभी बचपन में ही थी। मुझे अपने पापा के साथ बिताए हुए दिन बार बार याद आ रहे थे। मैं कोने में बैठकर रो रही थी। अब घर में सिर्फ 1-2 मोहल्ले के लोग ही रह गए थे। रिश्तेदार तो तदफीन के तुरंत बाद अपने अपने घर चले गए थे। किसी ने भी मेरी फिक्र नहीं की थी कि मैं अब कैसे रहूँगी, क्या खाऊंगी, क्या पीऊँगी, कहाँ रहूँगी। किसी ने कुछ नहीं सोचा। सब लोग खुदगर्जी दिखाकर अपने अपने घरों की तरफ चले गए। थोड़ी देर बाद मोहल्ले के जो लोग घर में थे वो भी मुझे दिलासा देते हुए अपने घर चले गए। अब मैं अकेली थी। कौसर अभी तदफीन करके वापस नहीं आया था। मैं सोच रही थी शायद वो भी अपने घर चला गया है और मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं घुटनों में अपना सर दिए रो रही थी। अपनी किस्मत पर अफसोस कर रही थी। खुद को कोस रही थी कि अचानक एक आवाज़ मेरे कानों में टकराई, कुलसूम चलो घर चलें।
मैं हैरान रह गई थी कि ये कौन हो सकता है जो मुझे अपने घर ले जाने की बात कर रहा है। जैसे ही मैंने सिर उठाकर देखा तो सामने कौसर खड़ा था। वो मुझे अपने साथ ले जाने की बात कर रहा था और मैं डर रही थी। मैं एक अनजान आदमी के साथ कैसे जा सकती थी, जिसके घर में कोई दूसरी औरत भी नहीं थी। वो घर में अकेला ही रहता था, उसके साथ कोई नहीं था। पहले तो मैंने जाने से इनकार कर दिया कि मैं कैसे गैर व्यक्ति पर भरोसा कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं यहीं ठीक हूँ। फिर कौसर खान ने मुझे मेरे पापा के साथ किए गए वादे के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो मुझसे शादी भी करेगा जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी। उसने कहा कि वो अपना नहीं तो अपने मरे हुए पापा का ही ख्याल कर ले, जिन्होंने उससे वादा लिया है कि वो उसका ख्याल रखेगा। वो उन्हें क़यामत के दिन क्या मुँह दिखाएगा कि मैं उनसे किया हुआ वादा भी पूरा नहीं कर सका। न जाने क्यों मुझे उसकी बातों में सच्चाई लग रही थी और मैंने तुरंत हामी भर ली और उसके साथ चल पड़ी। सारा रास्ता मैं खामोश रही, मैंने उससे कोई बात नहीं की। उसके घर पहुंचकर मैं चुपचाप एक चारपाई पर बैठ गई। उसका घर क्या था, एक खस्ता हाल झोपड़ी थी जो बस किसी एक व्यक्ति के रहने के ही काबिल थी। एक चारपाई, बर्तन के नाम पर सिर्फ 2 गिलास, एक थाली और कुछ खाने पीने के बर्तन थे। मैं हैरान थी कि यहाँ पर तो एक ही चारपाई है, हम दोनों कैसे रहेंगे। शाम का अंधेरा भी काफ़ी फैल चुका था और पापा की मौत की वजह से मैंने सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। मैं चुपचाप चारपाई से उठकर एक कोने में जाकर बैठ गई, जहाँ पर एक फटी हुई चटाई पड़ी थी। कौसर खान ने मेरी तरफ देखा और कहा, यहाँ चारपाई पर आकर बैठ जाओ, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। मैं हैरान रह गई कि क्या मैं इस घर में अकेली रहने वाली हूँ, तो फिर मैं अपने पापा के घर ही ठीक नहीं थी। यहाँ पर ये घर मेरे पापा के घर से काफ़ी खस्ता हाल भी था। वो मेरी खामोशी को समझ चुका था। कहने लगा, हम दोनों ही इस घर में रहेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे करीब नहीं आऊँगा, तुम्हारे अकेलेपन का कभी भी फ़ायदा नहीं उठाऊँगा। तुम बेफिक्र होकर यहाँ पर सो सकती हो, मैं वहाँ चटाई पर सो जाऊँगा। मैं खामोश हो गई और कर भी क्या सकती थी। मैं पापा के दिए हुए वादे को पूरा करना चाहती थी बस। भूख की वजह से मुझे चक्कर आ रहे थे और मैं वहीं चारपाई पर ढेर हो गई। जब मुझे होश आया तो कौसर खान गिलास पानी का लेकर मेरे सिर पर खड़ा था और मेरे चेहरे पर पानी की छींटें मार रहा था। उसे लगा कि शायद मैं सदमे की वजह से बेहोश हो गई हूँ। उसने पानी पिलाते हुए कहा, देखो, जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए तुम्हारे पापा ने मरने से पहले ही तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी, क्योंकि वो जानते थे कि वो अब नहीं रहेंगे। अब तुम भी सब परेशानी से निकलो, आखिर कब तक यूं ही रहोगी। मैं और भी सिमट कर बैठ गई और कुछ भी नहीं बोली। फिर उसे ख्याल आया कि मैंने खाना नहीं खाया होगा, तो वो मेरे लिए खाना बनाने लगा और मुझे आराम करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो मेरे लिए थोड़े से चावल थाली में डाल कर लाया था और मुझे खाने के लिए कहा। मैंने थाली को देखा तो वो समझ गया कि मैं इस तरह के बर्तन में खाना खाने की आदी नहीं थी। मेरे पापा के घर के बर्तन भले ही पुराने थे, मगर साफ सुथरे थे और इतने खस्ता हाल भी नहीं थे। वो मेरी खामोशी को समझ गया और बोला, मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा ने जैसी भी रूखी सूखी खिलाई, मगर तुम्हें रानी बनाकर रखा हुआ था और मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे लिए कुछ बर्तन खरीद सकूँ और इस घर को तुम्हारे रहने के काबिल बना सकूँ। फिलहाल आज तुम्हें इसी पर गुजारा करना होगा। खाना खाकर सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। भूख से मेरा बुरा हाल था। मैंने जल्दी से प्लेट पकड़ी और खाना शुरू कर दिया। वो मुझे खाते हुए देख रहा था। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया, अगर मैंने ये सब खा लिया तो ये क्या खाएगा। इसलिए मैंने थोड़े से चावल थाली में छोड़ दिए और खुद सोने का नाटक करने लगी। उसे जब तसल्ली हुई कि मैं सो गई हूँ तो उसने मेरे बचे हुए चावल खाने शुरू कर दिए। मुझे अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैंने उसके बारे में बिना सोचे समझे इतना कुछ मन में सोच लिया था। मैं हैरान थी कि वो मेरी मदद क्यों कर रहा था, जबकि उस समय सारे रिश्तेदार और लोग मुझसे नाता तोड़ चुके थे और कोई भी मुझे अपने घर रखने के लिए तैयार नहीं था। ये सोचते सोचते कब मैं सो गई मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आँख खुली तो देखा उसने घर में झाड़ू लगाकर अच्छे तरीके से घर को साफ कर दिया था और जहाँ मैं सोई हुई थी वहाँ से बिस्तर वगैरह समेटना ही बाकी था। बाकी सारा काम उसने कर दिया था और मेरे लिए नाश्ता भी तैयार था। कभी कभी मेरे दिल में उसके लिए बहुत ज़्यादा हमदर्दी महसूस होती थी कि वो किस कदर मेरा ख्याल रखता है। वो रोज़ मेरे लिए नाश्ता बनाता, दोपहर का खाना लाता और रात का खाना भी वही तैयार करता। मैं तो जैसे कुछ करने के लायक ही नहीं थी। मैंने सोचा कि अब मुझे कामकाज में उसका हाथ बटाना चाहिए, इसलिए सुबह अचानक आँख खुल गई। मैंने देखा कि वो फटी हुई चटाई पर सिमटकर सो रहा था। मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आया। वो सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था।
कई दिनों बाद मैंने उसे गौर से देखा था। आज से पहले कभी उसे इतना गौर से नहीं देखा था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी उसके लिए अपने दिल में हमदर्दी महसूस नहीं की थी जो आज महसूस कर रही थी। मैंने सोचा, रोज वो मेरे लिए नाश्ता बनाता है, क्यों ना आज मैं अपने लिए खुद नाश्ता बनाऊं और उसके लिए भी। जब मैं रसोई में गई तो देखा कि खाने के नाम पर थोड़ी ही चीज़ें पड़ी हुई थीं। मैंने जैसे तैसे करके नाश्ता बनाया। थोड़ा नाश्ता मैंने किया और थोड़ा उसके लिए बचाकर रख दिया। इतने में उसकी आंख भी खुल गई और वो मुंह धोकर फ्रेश होकर रसोई में आया तो देखा कि मैं नाश्ता कर रही थी। मैंने उसकी तरफ भी खाने की प्लेट बढ़ाई और कहा कि तुम भी खा लो। खैर, इसी तरह करते करते 4 साल गुजर गए और अब मैं 20 साल की हो चुकी थी। इन 4 सालों में उसने मेरा बहुत ख्याल रखा था। वो हर वक्त मुझसे दूर रहता। कभी भी उसने अपनी हद पार करने की कोशिश नहीं की थी और ना ही मुझे कभी ये महसूस हुआ कि मैं किसी अजनबी आदमी के साथ रह रही हूँ। मेरा गुजर बसर अच्छे तरीके से हो रहा था। मैं संतुष्ट थी कि मेरे पापा ने जाते हुए मेरी जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को दी है जो गैरतमंद होने के साथ साथ इज्जतदार भी है। उसने कभी भी अपनी हद पार नहीं की थी और सबसे अच्छी बात यह थी कि उसने मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं किसी अजनबी के साथ रह रही हूँ या मैं अपने घर में हूँ। उसकी हर अदा ही कमाल थी। गरीब होने के साथ साथ वो बहुत ही मिलनसार था। सारा दिन घर से बाहर काम करता और शाम को ही घर लौटता और चुपचाप फटी हुई चटाई पर लेट जाता। मुझे उससे बहुत ज़्यादा हमदर्दी थी और मैं उसकी शुक्रगुजार भी थी कि उसने मुझे अपने घर पर रखा था, मुझे सहारा दिया था। मैं उसका ये एहसान कभी नहीं भूल सकती थी कि जब सब लोग मुझे छोड़ गए थे तब उसी ने मेरा साथ दिया था। इन 4 सालों में हमने थोड़ी बहुत तरक्की कर ली थी और मैं उसका हाथ भी बटाने लगी थी। मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और वहाँ से जो पैसे आते उससे मैं थोड़ा थोड़ा सामान लेकर घर को सजाने लगी थी। आज हमारे पास खाने पीने के सभी बर्तन मौजूद थे। सोने के लिए 2 चारपाइयाँ थीं। हमने बहुत मेहनत की थी। अब हम इस काबिल हो गए थे कि किसी को भी फटी हुई चटाई पर सोना न पड़े। वो बहुत मेहनती था। मैं बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ाती वो उसे मुझे खर्च करने के लिए मना करता। वो कहता कि वो इस काबिल है कि मेरी जिम्मेदारी उठा सकता है। मैं फिर भी उसकी एक बात न सुनती और जब वो घर से बाहर निकल जाता तो मैं कुछ चीज़ें लेकर रख लेती। आखिरकार अब यही मेरा घर था। पापा के मरने के बाद किसी भी रिश्तेदार ने मुझसे मुड़कर नहीं देखा था। मैं हैरान थी कि वो खूबसूरत था, जवान था, फिर भी उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की नहीं थी। हमारे घर में अगर कोई भूले भटके कोई लड़की आ जाती तो उसे आंख उठाकर भी नहीं देखता था। उसका व्यवहार मेरी समझ से बाहर था। क्या उसे अपने लिए किसी जीवन साथी की ज़रूरत नहीं थी? वो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही रहता था जैसे अकेला रह रहा हो। उसने कभी भी अपनी हद पार नहीं की थी और ना ही मुझसे बेकार की ज़्यादा बातचीत करता था। बस मतलब की बात करता और अपने काम से काम रखता। पहले पहले मैं ये समझती थी कि वो मुझे खुद पर बोझ समझता है। मेरे पापा ने भी ऐसे ही मुझे किसी पर भी लाद दिया था, किसी के दिमाग पर सवार कर दिया था। 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं वहाँ से चली जाऊँ, लेकिन हर बार अपने बाबा का वादा याद आता तो मैं चुप होकर बैठ जाती और जाने का इरादा छोड़ देती। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। एक दिन मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठा होकर हमारे घर आए और कौसर खान से कहने लगे, तुमने एक जवान लड़की को घर पर रखा हुआ है, तुम खुद भी जवान हो, या तो उससे निकाह कर लो या फिर उसे घर से निकाल दो, क्योंकि हमारा मोहल्ला इज्जतदार लोगों का मोहल्ला है। हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुमने एक जवान लड़की को अपने साथ बिना किसी रिश्ते के रखा हुआ है। मैं कमरे में थी लेकिन उनकी आवाज़ें मुझ तक साफ आ रही थीं और मैं सुन सकती थी कि वे क्या कह रहे थे। मुझे चिंता हुई कि कहीं वो मुझे घर से निकाल न दें, क्योंकि शादी तो वो मुझसे कभी नहीं करेगा। जब से मैं इस घर में आई थी उसने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, फिर वो मुझसे शादी कैसे करेगा? उसने मोहल्ले वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया था कि जब उसके रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया था तब किसी को उसकी परवाह नहीं थी। आज सारे उसके हमदर्द बनकर आ गए और तुम्हें जवान लड़की की चिंता होने लगी। उसका जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई थी। क्या ये वही इंसान था जो चुपचाप रहता था? वो सबके सवालों के जवाब दे रहा था। उसका शोर सुनकर मैं भी कमरे से बाहर आ गई। लोगों ने मेरी तरफ उंगलियां उठाकर बातें करनी शुरू कर दी। वो हर किसी का मुंह तोड़ जवाब दे रहा था। आखिरकार तंग आकर उसने सबको घर से जाने के लिए कह दिया। जब सब लोग चले गए तो मैं परेशान हो गई कि अब मेरा क्या होगा। मैंने उसे समझाने के लिए कहा कि अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मेरा इतना कहते ही उसने मेरी तरफ देखा और कहा, 4 साल हो गए हैं तुम्हें मेरे साथ रहते हुए,
क्या अब भी तुम मुझे नहीं समझी हो? ऐसे ही दिन गुजरते गए और मोहल्ले वाले हमें रोज़ परेशान करने के लिए आ जाते। अब उसने काम पर जाना भी बंद कर दिया था। वो घर में रहकर ही थोड़ा बहुत काम किया करता ताकि लोग मुझे परेशान न करें। जब लोगों ने देखा कि मैं और वो उनकी बातों की परवाह नहीं कर रहे तो उन्होंने पंचायत करने का फैसला किया, जिसमें मुझे भी बुलाया गया। पंचायत में जाकर उसने मेरे पापा से किए गए वादे को सबके सामने बताया, लेकिन कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था और हमें गलत कह रहा था। आखिरकार हम बिना निकाह के एक ही घर में रह रहे थे और एक जवान लड़के और लड़की का इस तरह साथ रहना हमारे समाज में गलत समझा जाता है। आखिर में पंचायत ने फैसला दिया कि या तो हमारा निकाह होगा या फिर वो मुझे घर से निकाल देगा। इस पर उसने पंचायत के बड़े आदमी से कहा कि वो मुझसे निकाह करने के लिए तैयार है। ये सुनकर मेरी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। पंचायत ख़त्म हुई और तय हुआ कि अगले दिन हमारा निकाह होगा। मैंने घर आकर उससे कहा कि मैं कोई इतनी भी लावारिस नहीं हूँ कि तुम मुझ पर तरस खाकर मुझसे निकाह करो। उसने मेरी तरफ आंख उठाकर देखा और कहा, मैं तुम पर कोई तरस नहीं खा रहा, मैं तो अपना फ़र्ज निभा रहा हूँ और तुम्हारे पापा से किए हुए वादे को पूरा करने का समय आ गया है। मैं हैरान हुई। मैंने कहा, और कौन सा वादा? जो तुमने लिया था वो तो तुमने पूरा कर लिया। 4 साल से तुम मेरा ख्याल रख रहे हो और अब मैं इस काबिल हो गई हूँ कि अपना ख्याल खुद रख सकूँ। फिर कौन सा वादा? मेरे बहुत ज़्यादा पूछने पर उसने बताया कि तुम्हारे पापा ने मरते समय ये भी कहा था कि जब तुम 20 साल की हो जाओ तो मैं तुमसे निकाह कर लूँ, और मैंने ये भी वादा लिया था कि जब तक तुम 20 साल की नहीं हो जाती तुम अपने पापा की अमानत मेरे पास हो। ये सब कहकर वो घर से बाहर निकल गया और मैं हैरानों परेशान उसे देखती रह गई। आखिर एक इंसान एक मरे हुए इंसान का वादा इतनी ईमानदारी से कैसे निभा सकता था? मेरे दिल में उसके लिए प्यार और सम्मान और भी बढ़ गया। मुझे उसकी कई बातें अब समझ में आने लगी थीं कि क्यों वो मुझसे इतना दूर रहता था और क्यों मेरी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता था। आखिर वो मेरे पापा से किए हुए वादे को निभा रहा था। तब मुझे अपने पापा के फैसले पर एक बार फिर से गर्व महसूस हुआ था कि जाते जाते भी वो मेरे लिए कितना अच्छा फैसला कर गए थे और कितना अच्छा इंसान मेरे लिए चुन गए थे। अगले दिन हमारे निकाह का दिन था। मैं दिल में बहुत खुश थी और सुकून से भी थी कि चलो ठीक है, एक इज्जतदार इंसान से मेरा निकाह हो रहा था, लेकिन अपने पापा के न होने की वजह से बहुत दुखी भी थी। मुझे बार बार अपने बाबा की याद आ रही थी। खैर, मौलवी साहब आए और हमारा निकाह हो गया। हमारा निकाह बहुत ही सादगी से हुआ था। गांव के 2-4 लोग थे, 4 गवाह और कारी साहब और 2-3 लोग और थे जो मेरे पापा को जानते थे। फिर भी मैं खुश थी और मेरे दिल में अब उसकी मोहब्बत भी थी, लेकिन एक बात का अफसोस था कि शायद उसने सिर्फ वादा निभाया है, उसने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। मेरे मन में आया कि शायद उसे कहीं कोई और पसंद न हो, वो मेरे पापा के वादे के नीचे दब न गया हो। ये सारी बातें सोचते हुए मैं कमरे में बैठी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो आया तो मैं तब तक सो चुकी थी। सुबह उठकर हमेशा की तरह मैंने नाश्ता बनाया और उसे भी नाश्ता दिया। मैंने नोट किया कि आज जब मैं नाश्ता कर रही थी तो वो टकटकी बांधे मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने कांपते हुए हाथों से खाने की प्लेट उसे दी और खाने के लिए कहा, मगर आज वो सिर्फ मुझे ही देख रहा था। उसने खाने की प्लेट पकड़ ली और मुझे देखते हुए खाना खाने लगा। मैं नजरें चुराकर कमरे में चली गई। उसने खाना वहीं पर रखा और मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गया। मैंने देखा कि उसकी आंखों में आज अजीब ही चमक थी। मैं घबरा गई और जल्दी से कमरे से बाहर निकलने लगी तो उसने मेरा हाथ थाम लिया। जैसे ही उसने मेरा हाथ थामा, मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मेरा शरीर कांपने लगा, क्योंकि इससे पहले मुझे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया था। वो मेरी घबराहट को अच्छी तरह समझ रहा था। वो जानता था कि मैं कितनी पाक साफ और मासूम हूँ। मैंने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे होकर खड़ी हो गई। वो मेरे फिर से करीब आया और कहा, अब तुम मेरे निकाह में हो तो अब शर्म कैसी? मेरा चेहरा फिर भी शर्म से लाल हो गया, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी मुझे जी भर के देखा भी नहीं था और ना ही ऐसी आंखों में आंखें डालकर बात की थी। उसकी आंखों में आज एक ऐसी कशिश थी जो मेरे दिल को धड़का रही थी। आखिरकार झिझकते हुए मैंने कहा कि तुमने मुझसे कौन सा प्यार किया है? तुमने सिर्फ मेरे पापा से किया हुआ वादा निभाया है। मैं ये कहकर फिर से कमरे से निकलने की कोशिश करने लगी तो उसने मेरा रास्ता रोका और कहा, तुमने ये क्या बात कर दी? तुम्हें क्या पता कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? उसके मुंह से ये इकरार सुनकर मैं हैरान थी। अगर उसे मुझसे मोहब्बत थी तो कभी बताया क्यों नहीं? और मैंने ये बात उससे कह भी दी। कहने लगा, कैसे बताता?
जितनी बार तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश की, उतनी ही बार तुम्हारे पापा का वादा बीच में आ जाता था। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि अगर मैंने किसी से प्यार किया है तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हारे अलावा किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। बस इसीलिए नहीं कहा कि कहीं अमानत में खयानत न हो जाए, कहीं मैं खुद को बेकाबू न कर बैठूं, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता था। उसकी बातें सुनकर मैं बहुत खुश थी। पहले जो दिल में अफसोस था वो भी अब निकल गया था। उसकी बातें सुनकर कि वो मुझसे प्यार करता है, और मैं तो जैसे हवाओं में उड़ रही थी। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि कौसर खान जैसा शख्स मेरी ज़िंदगी में शामिल हुआ था। कौसर खान के साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन शुरू हुआ। उसने मुझे बाहों में भरकर सीने से लगाया तो उसके दिल की धड़कनें चीख चीख कर मेरा नाम पुकार रही थीं। उसके सीने से लगते ही मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ। आज पापा जिंदा होते और देखते कि मैं कितनी खुश हूँ तो वो भी बहुत खुश होते। ये सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े और कौसर खान के सीने में खो गए। उसने फौरन मुझे सीने से हटाया और मेरे आंसू पोंछने लगा और कहा, आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू न देखूं। इतनी खूबसूरत आंखें आंसुओं के लिए नहीं बनी हैं। उसकी आंखों में मुझे अजीब सी चमक नजर आई और मैं समझ गई कि आज मेरी खैर नहीं। उसकी आंखों में जज्बात उभर रहे थे जो मुझे साफ नजर आ रहे थे। जज्बात का समंदर ठाटे मार रहा था, और जब कौसर मेरे करीब हुआ और प्यार भरी गुस्ताखियां करने लगा तो मैं उसे मना नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं भी तो कौसर खान की मोहब्बत के लिए तरस रही थी। हम दोनों एक दूसरे में इस कदर खो चुके थे कि हमें अब आस पास का भी कोई होश नहीं था। आज मुझे हर चीज़ से मोहब्बत महसूस हो रही थी। आज वो घर मुझे किसी महल से कम नहीं लग रहा था, जहाँ मुझे इतनी इज्जत, मोहब्बत और मान मिला था। जिस घर को मैं खस्ता हाल कह रही थी, वही घर मेरे ख्वाबों का महल साबित हुआ था। जब मैं इस घर में आई थी तो मेरी हैसियत एक अजनबी सी थी, लेकिन आज इस घर की मलिका थी और मेरा शौहर मेरा बादशाह था। मैं अपने रब की बेपनाह शुक्रगुजार थी जिसने मुझे एक फरिश्ते जैसा इंसान दिया था। मैंने तहे दिल से अपने रब का शुक्र अदा किया था। काफ़ी देर तक हम दोनों एक दूसरे में गुम थे, और जब कौसर खान को होश आया तो मैं बहुत खुश थी। वो मेरी मोहब्बत से अपने दिल की सरजमीन को सी चुका था, और इस तरह हमने एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया था। मैंने भी अपने अतीत को भुला दिया था। अगर मुझे कुछ याद था तो सिर्फ़ और सिर्फ कौसर खान। और वैसे भी कौसर खान ने मुझसे वादा लिया था कि मैं अपने अतीत की सारी तलखियाँ और परेशानियों को भुला दूंगी और सिर्फ उसके साथ खुश रहूंगी। मैंने भी उसके वादे का भरम रखने की ठान ली थी और खुद से वादा लिया था कि मैं हर हाल में खुश रहूंगी। 1 साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे एक प्यारे से बेटे से नवाजा। अब मैं और कौसर खान बहुत खुश थे। हमने भरपूर तरीके से आने वाले मेहमान का स्वागत किया था, क्योंकि इस आने वाले मेहमान ने हमारी ज़िंदगी में आकर हमारी ज़िंदगी को 4 चांद लगा दिए थे। कौसर खान जो पहले से ही मेरी मोहब्बत का दम भरता था, अपने बेटे की पैदाइश के बाद तो वो मुझे ज़मीन पर भी पैर नहीं रखने देता था। उसके दिल में मेरी इज्जत और कदर और भी बढ़ गई थी, और इस तरह मैंने हर गम से निजात पाकर एक खूबसूरत ज़िंदगी हासिल की थी। कौसर खान मेरा और अपने बेटे का बहुत ख्याल रखता था। वो तो जैसे हमारी आंखों का तारा था। मैं अपने बेटे और कौसर खान के सदके बारे जाती न थकती थी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी थी कौसर और कुलसूम के नाम। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। दोस्तों, अपने नाम की स्टोरी लिखवाने के लिए आप अपने नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में देना। मैं आप लोगों के नाम की स्टोरी भी लेकर ज़रूर आऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई स्टोरी के साथ।